Hello friends, welcome to the YouTube channel. So today we are going to do the NTPC railway exams, previous year questions. So it is not only applicable to NTPC itself, but all the railway exams. So it will be GK GS of Parmar sir notes. So I'm going to just dictate what all in this note actually. So let's start. Now the first question, who was the founder of the Pratna Samaj? So option है राजा राममोहन रॉय, बंकिम चंद्र चैटर्जी, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद. So let us see पहले ऑप्शन के जो राजा राममोहन रॉय है उनके उनके बारे में. हमें पता है कि राजा राममोहन रॉय एक मतलब इनको कहा जाता था रेनेसांस मॉडर्न रेनेसांस के पिता, लाइक ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस. ओके. एंड इन्होंने स्टैब्लिश किया था ब्रह्मो समाज 1828 में, जो पहले कभी आत्मीय समाज कहा जाता था 1814 टू 15 में. ठीक है. और राजा का टाइटल इनको दिया था अकबर टू ने, अकबर सेकंड ने, दिस वी हैव टू रिमेंबर. एंड फिर उसके बाद आती है इनकी राइटिंग्स. तो इनकी राइटिंग्स में आता है मिरातुल अकबर, गिफ्ट ऑफ मोनोथीज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, देन संवाद कामुनी, राइट. सो दीज आर द राइटिंग्स ऑफ राजा राममोहन रॉय. एंड इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था थ्रू हिज एफर्ट्स इन 1829. और उस टाइम पे कौन कौन वाइसरॉय था, ज़रा हमें बताइए. तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे बेसिकली विलियम बेंटिक. तो उनके उनके निगरानी में, उनके रेन में ये अबॉलिश किया गया था सती प्रथा. एंड उनका बहुत ज़्यादा योगदान था इसमें, राजा राममोहन रॉय का. That's why with all these liberal thinking and all, he was known as the father of Indian Renaissance, right? Now बंकिम चंद्र चैटर्जी के बेसिकली, ये बंकिम चंद्र चैटर्जी जो है वो बंगाल से बिलोंग करते हैं. एंड उन्होंने एक लिखा था नेशनल सॉन्ग जो हमें पता है, राइट, वंदे मातरम एंड ऑल. इन्होंने एक बुक लिखी थी रोड आनंद मठ. उसमें वो बुक में वो उन्होंने नॉवल में बताया था सन्यासी रिवॉल्ट. सो द होल सन्यासी रिवॉल्ट इज बीइंग कवर्ड देयर. मुक्ति मुक्ति आंदोलन बोलते हैं उसको बेसिकली. एंड उसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद जी को. इनका जो बर्थ था 12 जनवरी 1863. हमें पता है कि 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, जो हमने जस्ट बनाया रिसेंटली. सो इनके बर्थडे के तहत ही हमने बनाया. एंड इनकी डेथ होता है 4 जुलाई 1902. इनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता. एंड रामकृष्ण मिशन स्टार्टेड बाय हिम. रामकृष्ण बेसिकली वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, वी कैन से दैट. सो उनके नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन रखा. एंड इनका जो न्यूज़पेपर था प्रबुद्धा भारत इंग्लिश एंड उद्बोधना बंगाली. सो इनकी बुक्स जो थी स्वामी विवेकानंद जी की, कर्मयोगा एंड राजयोगा. एंड इन्होंने स्पीच दिया था, बहुत ही फेमस स्पीच था. एंड रियली एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड बाय इट बिकॉज़ ही वाज बेसिकली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म. तो इस चीज़ के दोनों के बीच में जो बैलेंस है कैसे बिल्डअप किया जाए, और कैसे बैलेंस है विदाउट स्पिरिचुअलिज्म वी कैन नॉट सर्वाइव एज वेल एज मटेरियलिज्म. तो उन्होंने पूरा उस पे ही बताया अच्छे से. एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न को अमलगमेट करके इन्होंने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया शिकागो में. एंड इन 1893, जिनको अभी तक सराहा जाता है. एंड ही वाज द गुरु ऑफ रामकृष्ण हिज गुरु वाज रामकृष्ण परमहंस, जो मैंने बताया रामकृष्ण. दैट्स व्हाई रामकृष्ण मिशन उन्होंने स्टार्ट किया इन्हीं गुरु के नाम पर. एंड परमहंसा सभा वाज फर्स्ट मई 1897 में बेलूर मठ में आया गया. एंड बेलूर मठ इज इन कोलकाता एक्चुअली प्रेजेंटली. तो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तमिलनाडु में, हमें पता है, राइट. एंड इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को. दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. नाउ कम्स दादोबा पांडुरंग, परमहंसा मंडली, ईयर 1849 इन्होंने बनाया था. सो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज वाज आत्माराम पांडुरंग. वी कैन रिमेंबर इट लाइक एपी, लाइक एपीजीपी हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में. जस्ट फॉर द रिमेंबरेंस वी कैन से एपी आत्माराम पांडुरंग एंड एपी प्रार्थना समाज, राइट. आत्माराम एंड प्रार्थना समाज. सो लाइक दिस वी कैन रिमेंबर इट. तो प्रार्थना समाज established in 1867. अदर पर्सन्स वर एमजी रनाडे एंड केशव चंद्र सेन, राइट. केसी सेन एंड एमजी रनाडे. सो हमें पता है केसी सेन जो है बेसिकली जब राजा राममोहन रॉय का ये बना था, आत्मीय समाज बना था, राइट, ब्रह्मो समाज बना था. उसके बाद फिर देवेंद्रनाथ टैगोर आए थे, उन्होंने उस ब्रह्मो समाज को अपने हिसाब से स्टैब्लिश किया था. उसमें केशव चंद्र सेन को भी ऐड किया था. तो वही केशव चंद्र सेन है जो यहाँ पर भी प्रार्थना समाज में वन ऑफ द अदर पर्सन एस्टैब्लिशमेंट में काम आए, राइट. केशव चंद्र सेन एंड एमजी रनाडे. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is the next question. पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहाँ की बिलोंग करती है, राइट. सो इट बेसिकली बिलोंग टू ईस्टर्न इंडिया. एंड इट इज द ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा का ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर आर्ट फॉर्म है उड़ीसा का, राइट. पट्टचित्र, पट्टचित्र बेसिकली क्या होता है कि एक कपड़ा होता है, उस पे ही वो लोग पेंटिंग करते हैं. सो दिस इज व्हाट पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग. एंड देयर आर अदर फेमस पेंटिंग्स ऑल्सो. पहला है फाड़ पेंटिंग्स, जो बेसिकली राजस्थान में ज़्यादा मतलब बनाया जाता है. देन वर्ली पेंटिंग, ये महाराष्ट्र का है, राइट. वर्ली से ही हम समझ जाएंगे महाराष्ट्र. देन कलमकारी पेंटिंग विच इज़ इन आंध्र प्रदेश. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, कंप्लीट एग्जाम्स में. कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश. देन थांगटा पेंटिंग, थांगका पेंटिंग ये अराउंड बुद्धिस्ट फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल इन लद्दाख. ये लद्दाख में बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा प्रचलित है, थांगका पेंटिंग. एंड हेमिस फेस्टिवल विच इज़ इन लद्दाख, राइट. दिस क्वेश्चन वॉज केम इन एसएससी सीजीएल एज वेल. सो दिस वॉज माई शिफ्ट. आई वॉज रॉन्ग इन दैट, बट इट एक्चुअली really I was. Now Madhubani painting, so it is in Bihar, right. Madhubani painting is in Bihar. Now the third question, the Environment Protection Act passed by the Parliament in 1986.
जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास बाय द पार्लियामेंट इन 1986। 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। एंड इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट वाज, इससे हम याद कर सकते हैं लाइक 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस लीक हुआ था किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, राइट। इसे कंपनी नेम क्या था, यूनियन कार्बाइड, जो इलीगली कहीं ना कहीं, इलीगली तो नहीं बट लीगली, बट दे नो दैट दीज आर द रिपरकशंस इफ समथिंग हैपन लाइक दैट। एंड उससे पहले भी बहुत सारे लीक के केसेस आए थे बट दे हैवंट टेकन एनी स्टेप अहेड। दे वर लाइक चलता है, इट्स लाइक गोइंग 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 गोइंग। बट देन एक दिन 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ एंड वहाँ पर गैस लीक हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका अभी तक हम लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं, राइट। तो इसी से हम याद रख सकते हैं 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। उसके 2 साल बाद ही 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दैट। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1972, दिस इज वी हैव टू रिमेंबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है हर एक एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट, let me know about it from your side. Please put it in comment section as well. Okay. So now question 4, major site of digestion, small intestine। जितना भी डाइजेशन होता है सबसे ज़्यादा डाइजेशन अच्छे से होता है, कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा भी होता है, राइट। तो पहले क्या होता है कि माउथ में हमारा खाना जाता है, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम हेयर, माउथ में हमारा च्यूइंग होता है, राइट। च्यूइंग होता है एंड उसमें सलाइवा भी होता है, जो कि लगभग खाने को लगभग ब्रेक कर देता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर वन, ठीक है। जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करने का काम करता है क्या, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। एंड बेसिकली माउथ के अंदर ही तुम्हारा पैलेट होता है, ऊवुला होता है, टंग होता है, टीथ होता है, जो कि खाने को ग्राइंड करने में काम आते हैं और उसको स्टेबिलिटी देने में काम आते हैं। देन आफ्टर कम्स सलाइवरी ग्लैंड्स, बेसिकली सलाइवरी एमाइलेज करता है प्रोड्यूस। सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर पैरोटिड पैरेंक्स, दिस इज एसोफेगस, जहाँ पर बॉवल सिस्टम होता है और फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारा खाना स्टमक में जाता है। एंड स्टमक में जाते ही वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, स्टमक में एसिड होता है जो कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने बचपन में पढ़ा था कि किसी को गोली लग गई है एंड वहीं से हमको पता चला कि हमारे पेट में ही HCl पाया जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कवर्ड इट। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच साइंटिस्ट बेसिकली टॉक अबाउट HCl फर्स्ट। सो इसका पीएच वैल्यू जो होता है 1.6 होता है। इसका जो वर्क होता है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, फेवर पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक करने में काम आता है, राइट। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक करने में काम आता है और उसके फेवरेबल कंडीशन कौन बनाता है, ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आफ्टर किलिंग द बैक्टीरिया, राइट, हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड एक्चुअली। देन आफ्टर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है स्टमक में, वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl, बिकॉज एज वी नो दैट HCl बहुत एसिडिक होता है, समहाउ 1.6 का पीएच होता है, इसीलिए ज़्यादा एसिडिक होने के कारण ये अगर स्टमक की लाइनिंग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो प्रॉब्लम है। सो फॉर दैट म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो प्रोटेक्ट करता है इन लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एंड उसके बाद हमें पता है कि लिवर भी होता है साइड में। तो लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द ऑर्गन होता है, वैसे सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, विदाउट ईच मतलब विदाउट एनी वन ऑफ द ऑर्गन वी कैन नॉट सर्वाइव प्रॉपर्ली। सो लिवर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट होता है, ये रेडिश ब्राउन एंड कलर होता है, मेड अप ऑफ कुपर सेल्स एंड इट हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन। सो दीज कुपर सेल्स हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन ऑनली। तो अगर थोड़ा सा कट भी जाए वो वापस उग जाएगा उसी हिसाब से। सो इसके पास पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, राइट। हमने देखा है कि छिपकलियों में क्या होता है, पूंछ कट जाने पर क्या होता है, वापस पूंछ आ जाता है, उसमें रीजनरेशन की पावर होती है। सो दिस इज सेम हैपन टू द लिवर ऑल्सो। नाउ द गॉल ब्लैडर। सो जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ती बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, पित्ती के थैली 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 बोलते हैं। सो गॉल ब्लैडर बेसिकली यहाँ पर होता है और यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट होता है, राइट। तो क्या होता है, लीवर जो होता है हमें पता है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है, राइट। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल एंड गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, राइट। गॉल ब्लैडर स्टोरेज का काम करता है बाइल जूसेस को, एंड लिवर जो होता है वो उसको प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, दैट्स वी नो इट, राइट। नाउ देयर इज अ कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर है। एंड हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट होता है पैनक्रियाज में, राइट। तो पैनक्रियाज है और फिर पैनक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट। एंड यहाँ पे दोनों को जो जोड़ रहा है स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। फूड गोज हेयर एंड इट अलाउ फूड टू गो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ से स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड जाता है तो वो स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जाता है। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। नाउ जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कॉल्ड विलाई। एंड विलाई का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन। इसका लेंथ होता है 7 to 8 मीटर्स एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वन, राइट। 7 to 8 मीटर्स होता है और वो लॉन्गेस्ट होता है विलाई, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अंदर जो विलाई होते हैं वो बेसिकली सरफेस एरिया को और बढ़ाते हैं ताकि फूड अच्छे से जा सके और डाइजेस्ट हो सके एंड उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग हैं अब्जॉर्ब कर सके, अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो फूड का, इसीलिए विलाई का काम होता है। और फिर यहाँ पर जियोजेनम होता है, जियोजेनम होता है और इलियम होता है, राइट। दीज आर दी pathways or passages towards it. So there's a transverse colon as well, ascending colon as well in large intestine. Okay, large intestine colon absorb water. Basically these colons absorb water from the food. After small intestine ये जाता है large intestine में। large intestine में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जितना भी फूड में वाटर होता है वो सारा absorb कर लेता है with this transverse colon, ascending colon, cecum and descending colon, sigmoid colon and this rectum. The waste material come out from this rectum and goes out from the anus. So this is how our whole digestive system
happens through this process. So यहाँ पर हमें पता है कि अपेंडिक्स दिस वाज अर्लियर यूज्ड बिकॉज़ पहले क्या होता था, अपेंडिक्स जो हम लोग अर्ली ह्यूमन थे, राइट? होमो सैपियंस थे हम लोग, तो हम लोग के पास फायर नहीं था उस टाइम पे, तो कच्चा ही लोग मांस खा जाते थे एंड इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट दैट कच्चा मांस और मीट, दिस अपेंडिक्स यूज्ड टू हेल्प इट एंड अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता था उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बट जैसे-जैसे हम लोग इवॉल्यूट होते गए, इसका काम बंद हो गया। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल, आप जानते हो कि आजकल ऑपरेशन होकर ही इसको बचपन में ही काट दिया जाता है बिकॉज़ इसका कोई यूज़ नहीं है। तो जिसका यूज़ नहीं है, वो नहीं है हमारी बॉडी में और वो आस्ते-आस्ते हट भी जाता है। तो दिस इज़ हाउ वी आर इवॉल्यूटिंग, राइट? सो इसीलिए यूज़ करना भी ज़रूरी है, मतलब अदरवाइज़ ब्रेन भी चला जाएगा। So this appendix is a vestigial organ. That is why it is known as vestigial because it has no use. And spinal cord and coccyx bone vestigial organ. This is also a vestigial organ जो पूंछ के लिए होता था, अब तो ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए वो हट भी चुका है, धीरे-धीरे हट रहा है। नाउ कम्स गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है, जैसे बताया कि बाइल जूस स्टोर करता है, वर्क इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टू ब्रेक बिग फैट ग्रैन्यूल्स इनटू स्मॉलर वन एंड माहौल के बेसिक बनाता है। जो माहौल होता है, एसिडिक माहौल जो पहले था, राइट? हमने देखा था एचसीएल ने उसको एसिडिक माहौल बनाया था एंड देन आफ्टर उस पूरे माहौल को बेसिक बनाता है बाइल जूस, राइट? और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, जो बिग फैट होता है उसको स्मॉलर वन में ब्रेक करता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, पैनक्रियाज सेक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूसेस में 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन टू अमीनो एसिड करता है एंड लाइपेज जो होता है फैट टू फैटी एसिड्स। हमें याद रखना है कि देयर आर 2 एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज इन पैनक्रियाटिक जूस। तो जो पैनक्रियाज सेक्रीट करता है, राइट? तो पैनक्रियाज सेक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन होता है, वो बेसिकली क्या काम करता है, वो प्रोटीन टू अमीनो एसिड करता है, कन्वर्ट करता है एंड दिस लाइपेज फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, राइट? एंड हमें पता है एलिमेंट्री कैनाल अगर प्रोसेस देखें तो माउथ, ओएसोफेगस व्हिच इज फूड पाइप, then stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, and then food goes out. So this is whole this alimentary canal is. Now we come to the question fifth. इसमें fifth question में the mass of a person is 60 kg on the surface of the earth. Then the same person on the surface of the moon will be. So इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो मास है पर्सन का वो 60 kg है। कहाँ पर? ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द सेम पर्सन ऑन द सर्फेस ऑफ द मून विल बी। हमें पता है जो मास होता है, इट डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, राइट? मास डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट। तो वो कहीं भी रहे, राइट? वो कहीं भी रहेगा, 60 केजी है वो, अगर चांद में भी चला जाए या स्पेस में भी चला जाए, 60 केजी ही रहेगा। डिपेंड करता है वेट, अगर वेट होता तो अलग बात, बट मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर है, तो डिपेंड्स ऑन द मैटर ऑन नॉट, तो इट डिपेंड्स अपॉन मैटर नॉट ऑन ग्रेविटी एक्चुअली। तो ग्रेविटी जो होता है अपने मून का 1/6 ऑन मून होता है, राइट? अपने इंडिया में, वर्ल्ड में जो ग्रेविटी है 1/6 ऑन मून, राइट? एंड न्यूटन लॉ, जैसा कि हमें पता है कि जो वेट होता है, राइट? वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, है ना? तो मास की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो न्यूटन्स लॉ बेस्ड ऑन मास इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So F is equals to ma, the force is equals to mass into acceleration. So this is what it is. Now question 6, two countries of South America are landlocked. टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक। कौन कौन सी कंट्री है वो? सो साउथ अमेरिका हमें पता है कि वन ऑफ द कंटिनेंट है, राइट? और वो कौन से नंबर का साइज में कंटिनेंट है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पैराग्वे एंड बोलिविया। सो दीज आर द टू कंट्रीज विच आर लैंडलॉक, पैराग्वे एंड बोलिविया। सो हमें पता है कि इक्वेडोर यहाँ पर है, इक्वेडोर फर्स्ट पास फ्रॉम हेयर। इक्वेटर जो होता है वो सबसे पहले इक्वेडोर से पास होता है, राइट? यहाँ पर इक्वेटर पास होता है, तो इक्वेडोर से सबसे पहले पास होता है, इसलिए इसका नाम इक्वेडोर है समहाउ। एंड हमें पता है कि चिली है, चिली कंट्री में एंडीज माउंटेन रेंज है विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। एंड उरुग्वे है यहाँ पर, तो इसमें 1930 में फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप विन हुआ था, उरुग्वे ने ही विन किया था। एंड फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में उरुग्वे में। एंड 1930 में ही फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन कनाडा हुआ था। एंड यहाँ पर पैराग्वे है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, यहाँ बोलिविया है, यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ कोलंबिया है, यहाँ वेनेजुला है, गुयाना है, सूरीनेम है, फ्रेंच गुयाना है, एक्सेट्रा। So this is whole, it is a South America. So two countries doubly landlocked. तो टू कंट्रीज लैंडलॉक जो है पैराग्वे एंड बोलिविया, टू कंट्रीज डबली लैंडलॉक मतलब टू कंट्रीज वर देयर बिफोर एनी काइंड ऑफ सी एंड ऑल। सो टू कंट्रीज डबली उनको लैंडलॉक कर रहे हैं, उज्बेकिस्तान एंड लेचिस्तानिस्तान, राइट? एंड देन आफ्टर साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट अकांकुआ है एंड अर्जेंटीना में है। बेसिकली यहाँ पर है माउंट अकांकुआ, सॉरी। सो हाईएस्ट पीक जो है माउंट अकोंकागुए है, अर्जेंटीना में है। एंड राइस डेजर्ट जो है अटाकामा डेजर्ट है, राइट? अटाकामा डेजर्ट है, राइस डेजर्ट। एंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो ओजेस डेल सेलाडो है, एट द बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पाया जाता है क्या? वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ओजेस डेल सेलाडो। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट विच इज इन ब्राजील, नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्राजील में है, नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन ब्राजील कॉल्ड रूका, रूका कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो ब्राजील में होता है उसको रूका कहा जाता है, राइट? नाउ क्वेश्चन 7, इंडियन स्टेट हैविंग द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन। कौन सी है ऐसी इंडियन स्टेट जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मतलब होता है उसका?
तो जिसका टोटल लेंथ है 7,516 किलोमीटर्स। इट इज गुजरात, द कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ है 7,516 किलोमीटर्स इन द होल इंडिया, एंड इट्स अ गुजरात। गुजरात का जो लेंथ है 1,214 किलोमीटर्स। गुजरात जो है वन ऑफ द क्या इंडियन का लार्जेस्ट मेन लाइन कोस्ट लाइन स्टेट है। तो जिसकी लेंथ है 1,214 और टोटल कोस्ट लाइन है हमारा 7,516। मेनलैंड कोस्ट लाइन लेंथ है 6,100 किलोमीटर्स, एंड इट एक्सक्लूड्स लक्षद्वीप आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है लेंथ 1962 किलोमीटर्स, राइट। अगर बोला जाए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, देन इट विल बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट, व्हिच इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 1962 किलोmeters, longest coastline. And if they specified that it should be a state, then it will be Gujarat, right? Length is 1,214 kilometers. Now the longest mainland coastline ट्रिक हम याद कर सकते हैं, गैट, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, राइट, गैट। शॉर्टेस्ट कोस्टलाइन लेंथ is Goa. Goa is having the shortest coastline length. And 9 states which make the coastline boundaries plus 4 states. 9 states plus 4 states which makes the coastline boundaries. So Lakshadweep, Puducherry, Andaman and Nicobar Island, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, right? So there are 4 UTs and 9 states which makes the coastal boundaries. So 9 states: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal. And there are 4 UTs: Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Puducherry, and Dadra and Nagar Haveli. Here it is, right? Now come to the question number 8. Sound does not travel in vacuum. Sound does not travel in vacuum. Sound vacuum में travel नहीं कर सकता. And longitudinal wave होता है ये vibrate करता है in the direction of propagation of the wave, right? Compression, then rarefaction, compression and rarefaction. That's how this sound travels. Sound waves can't be polarized. Sound waves कभी भी polarized नहीं हो सकते एक जगह पर. लाइट वेव्स ट्रांसवर्स नेचर में होते हैं एंड कैन बी पोलराइज्ड। लाइट वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है एज वेल एज ट्रांसवर्स होते हैं, राइट। स्पीड ऑफ द साउंड के हिसाब से सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड होता है, देन लिक्विड, देन गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड साउंड इज हाईएस्ट इन स्पीड के हिसाब से, साउंड इज हाईएस्ट इन विच रबर, एल्यूमिनियम, स्टील, कोबाल्ट। किसमें सबसे ज़्यादा होता है? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम जो होता है वो और होता है किसका? बॉक्साइट का। एंड एल्यूमिनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है इंडिया में उड़ीसा, एंड इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है एंड उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, राइट। और उसके वर्ल्ड के हिसाब से स्टील जो होता है अलॉय ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों को मिला के स्टील बनाते हैं, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज अबाउट द कंप्यूटर। सो दीस आर द फुल फॉर्म्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन रेलवे एग्जाम्स। पहला है यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी, एचटीटीपी हम देखते हैं लिखा रहता है ऊपर, तो इसका है फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर एंड प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, hypertext transfer protocol. ALU arithmetic logical unit. ALU arithmetic logical unit. ALU arithmetic logical unit. GPU is graphics processing unit. GPU is graphics processing unit. GPU is graphics processing unit, right? BIOS is basic input output system. Basic input output system. Basic input output system. CPU that we all know, control processing unit. Control processing unit. RAM हमें पता है, random access memory, इससे हमारा गेम अच्छे से चलता है बेसिकली। रोम रीड ऑनली मेमोरी, रोम रीड ऑनली मेमोरी, रोम रीड ऑनली मेमोरी। एलसीडी, हम एलसीडी बोलते थे ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सो एलसीडी टीवी, राइट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बहुत अच्छा दिखता है ना एलसीडी में। एलईडी, एलईडी हम देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, तो एलईडी का फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। सिम का है सिम कार्ड, राइट, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। डब्ल्यू इज वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब बाय डिस्कवर्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डब्ल्यू को डिस्कवर किया गया था, वर्ल्ड वाइड वेब। Now let us come to the question number 10, which is talking about Central Potato Research Institute of India. So where it is? Central Potato Research Institute of India. It's in Shimla. It's in Shimla. So other important research institutes. Pulses कहाँ पा जाता है? पोटैटो का शिमला है, राइट। PS, SP, SP हम सोच के याद कर सकते हैं। पल्सेस, PK मूवी आई थी, तो पल्सेस कानपुर, राइट। पल्सेस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो है कानपुर में, राइट। शुगर का है, कानपुर में ही होगा शुगर का, तो कानपुर में याद रखेंगे दो चीजें हैं, शुगर प्लस पल्सेस। SP जो है वो कानपुर का है ना। SP हमारे भाई साहब कानपुर के, राइट, कानपुर के SP, राइट। देन शुगर केन जो है, शुगर कानपुर का है लेकिन शुगर केन जो है कोयम्बटूर का है, राइट, कोयम्बटूर का है। शुगर केन है कोयम्बटूर का। राइस जो है वो कटक का है। टबैको जो है वो राजमुंड्री का है। एंड ड्रग्स जो है वो लखनऊ का है, राइट। अब हमें देख कि शुगर केन जो है कोयम्बटूर में पाया जाता है, तो कोयम्बटूर किस स्टेट का है? तो हमें पता है कोयम्बटूर इज इन तमिलनाडु। एंड राइस जो है वो किस स्टेट का है? इट्स इन कटक, तो कटक जो है वो किस स्टेट में रहता है? ये है उड़ीसा, राइट। टबैको जो है राजमुंद्री में है, तो राजमुंद्री कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, राइट। ड्रग्स पाया गया है लखनऊ में। लखनऊ में ज़्यादा इसका इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, विच इज सिडबी हेडक्वार्टर, इट इज इन उत्तर प्रदेश, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11।
ये बेसिकली कहता है मॉन्यूमेंट नॉट लोकेटेड इन दिल्ली, राइट? व्हिच मॉन्यूमेंट इज़ नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? दिल्ली में कौन-कौन से मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड हैं? पहला है हुमायूँ टॉम्ब, हमें पता है हुमायूँ टॉम्ब इज़ देयर, राइट? एंड फिर दूसरा है इंडिया गेट, तीसरा है अलाई दरवाज़ा, राइट? ये तीनों हम देख रखे हैं। बुलंद दरवाज़ा इट्स नॉट इन दिल्ली, इट्स इन आगरा, ओके? लोकेटेड इन आगरा। इट वाज़ बिल्ट बाय अकबर ऑन गुजरात विक्ट्री, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1571. Fatehpur Sikri is also in Agra. So places developed by Akbar in the memory of Salim Chishti, right? सलीम चिश्ती की मेमोरी में उन्होंने ये फतेहपुर सिकरी को डेवलप किया था। मनसबदारी सिस्टम इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर और इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571। 1571 में दो काम हुए थे, एक तो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था गुजरात विक्ट्री के हिसाब से अकबर ने आगरा में, और इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम, राइट? मनसब मीन्स रैंक एंड इट कंसिस्ट ऑफ जट एंड सवार, राइट? So Humayun's tomb built by Haji Begum, that is Biga Begum, wife of Humayun, and it is a UNESCO's World Heritage Site, right? UNESCO की World Heritage Site है. And Mughal architecture, it is actually very beautiful. Actually, you will get very peace when you will visit there in that place, Humayun's tomb. So Mughal architecture, Charbagh style of architecture. Mughal architecture. So Humayun's tomb is also a Charbagh style of architecture that you will see. Alai Darwaza plus Siri town built by Alauddin Khilji. Alai Darwaza और Siri town जो है वो built by Alauddin Khilji. Alauddin Khilji के द्वारा built किया गया. हुमायूं मेड अ सिटी कॉल्ड दीन पनाह. हुमायूं जो है उन्होंने एक सिटी बनाई थी कॉल्ड दीन पनाह, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 12, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर जो है 15 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में, विच इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर आर टोटल 15 मेंबर्स. आउट ऑफ 15, 5 मेंबर्स आर परमानेंट मेंबर्स एंड 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट. तो परमानेंट मेंबर्स जो है हम उसे कैसे याद कर सकते हैं? फ्रांस, रेस, लाइक F1 रेस, राइट? F1 रेस के हिसाब से हम याद रख सकते हैं. पहला है F1 जो है उससे हम फ्रांस बोलते हैं, रशिया, आर से रशिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड, राइट? सो हमें पता है रशिया, फ्रांस, अमेरिका, यूएसए, बेसिकली चाइना एंड ब्रिटेन, राइट? इंग्लैंड. सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 13. एंड नॉन परमानेंट जो होते हैं, सॉरी, नॉन परमानेंट जो होते हैं वो इंडिया इसमें आता है, 10 or 2 years, राइट? हर 2 साल में नॉन परमानेंट मेंबर को भागीदारी मिलती है परमानेंट मेंबरशिप के हिसाब से पावर लेने की, और इन पांचों के पास वीटो पावर है. और अगर इनमें से एक भी नहीं मना कर दिया, राइट, तो फिर वो खारिज हो जाएगा जो भी लॉ पास होने जा रहा होगा. लाइक इंडिया के लिए आया था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSP, राइट? उस पर चाइना ने बैक हैंड कर दिया था, दैट्स वाई इंडिया को वो चीज़ नहीं मिली. सो दिस इज हाउ this veto power works. So China is having a veto power, so it doesn't want any kind of any kind of decision to be taken in favor of India. So automatically they use their veto power in order to go against India always and every time. And then after comes brain of computer, CPU, that is a control processing unit. Okay, brain of computer is CPU, control processing unit. Now comes to the question number 14. Author of Raj Tarangini. Author of Raj Tarangini is Kalhana, right? राज तरंगिनी टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कश्मीर की हिस्ट्री अगर जाननी हो तो राज तरंगिनी पढ़ो. किसने लिखी है? काल्हाना ने लिखी है. और किस लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत में लिखी है. तो आपको पहले संस्कृत पढ़ना पड़ेगा कश्मीर की हिस्ट्री को जानने के लिए. संस्कृत को पढ़ो अच्छे से, संस्कृत को समझो, देन आफ्टर उस लैंग्वेज को सीखने के बाद फिर देन ओनली यू विल नो द रियल स्टोरी ऑफ कश्मीर, एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन संस्कृत इटसेल्फ. सो विच वाज रिटन बाय काल्हाना, राइट? कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी है, कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं? लिटरेचर क्या क्या है इनके? पहला है कुमार संभवन, दूसरा है मालविका अग्निमित्र, विच इज अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र सुंग, राइट? अग्निमित्र जो है वो सन ऑफ पुष्यमित्र सुंगा है, फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी. ही किल्ड मौर्यन रूलर बृहद्रथ, राइट? एंड उसके थ्रोन में बैठ के पुष्यमित्र शुंगा आ गए एंड शुंगा डायनेस्टी को इन्होंने एस्टैब्लिश किया. उनका जो बेटा था वो अग्निमित्र था. उन्हीं पर ही लव स्टोरी है मालविका अग्निमित्र, राइट? अभिज्ञान शकुंतलम, ये बेसिकली ये भी लिखा है कालिदास ने. मेघदूतम भी लिखा है कालिदास ने. ऋतु सांबार भी लिखा है कालिदास ने. तो पतंजलि बुक महाभाष्य, पतंजलि इज अ बुक महाभाष्य. देन शूद्रक, फर्स्ट सर्जन, राइट? शूद्रका वाज द फर्स्ट सर्जन. Shudraka was the first surgeon. Panini, book अष्टाध्याय, book on Sanskrit grammar, right? Panini ने book लिखी है अष्टाध्याय and book on Sanskrit grammar. So गीत गोविंद विजय देवा ने लिखी है. गीत गोविंद विजय देवा ने लिखी है. Right? Question number 15. Public sector enterprises list as महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, right? महारत्न जो है वो हाईएस्ट है, then नवरत्न, then मिनी रत्न. तो महारत्न में टोटल 13 कंपनीज आती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PSUs एक्चुअली. पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, देन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, देन कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975, देन गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, देन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, देन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, राइट? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC, देन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, then Oil India Limited OIL, Power Finance Corporation PFC, Rural Electrification Corporation Limited REC. So these are the 13 companies which come under Maharatna, right? गेल जो है वो बेसिकली इंडिया लिमिटेड 1986 में आया था.
HPJ पाइपलाइन हमें पता है 1986 का है। हाजिरा गुजरात, MP विजयपुरा, जगदीशपुर यूपी, इन तीनों को वो ज्वाइन करता है विद दिस पाइप, राइट। जितने भी चीज़ें रिसोर्सेज एंड ऑल लाइक ऑयल हो गया, लाइक गैस हो गया, ये सब इस इन पाइप के थ्रू इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचाई जाती है, राइट। गुजरात, MP एंड यूपी, तो हाजीरा, विजयपुरा, विजयपुर, जगदीशपुर एक्सेट्रा, राइट। HPJ याद रखना। Now comes to the question number 16, Ubuntu. Ubuntu is the operating system, work on Linux, right? Ubuntu is the operating system, work on Linux. That is we have to remember. First supercomputer of India, Param 8000. First supercomputer of India was Param 8000. So father is Vijay Bhatkar. Father of supercomputer is Vijay Bhatkar. Year 2025 declared as quantum science. 2024 Camillets. 2023 millets, right? Then comes to the question number 17, which basically talks about virus, non-living and semi-living. तो वायरस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, क्योंकि ये नॉन लिविंग तब होगा जब इसके पास कोई होस्ट नहीं होगा। द मोमेंट इट एंटर्स द होस्ट इट बिकम्स लिविंग। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। एंड जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ DNA या फिर RNA। जो RNA होता है द वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, वॉज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो था वो RNA से बना हुआ था, ओके, जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ था, एंड इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली। एंड ट्रिक डॉक्टर मिश्रा बेस्ट MP, राइट। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट MP, जितने भी डिजीजेस होते हैं विद द वायरस इटसेल्फ, तो उसका ट्रिक बता रखा है डॉक्टर मिश्रा बेस्ट MP, राइट। डॉक्टर से समझ जाना वायरस, डॉक्टर वायरस, राइट। मिश्रा बेस्ट MP। तो डॉक्टर से डेंगू, फीमेल एडिस एजिप्टी से डेंगू होता है, ये कैरियर है। एंड देन आफ्टर मीजल्स, M से मीजल्स, I से इन्फ्लुएंजा, स्टार डिजीज, S से स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, वैक्सीन बाय इंडिया हैविश्योर व्हिच इज अफेक्ट लिवर, एंड R से रेबीज, A से एड्स, HIV, 1 दिसंबर एड्स डे, एलिजा टेस्ट। So 1 दिसंबर is established as एड्स डे, एंड एलिजा टेस्ट के थ्रू हम एड्स पता करते हैं। एंड A से एड्स वायरस से ही होता है, बर्ड फ्लू वायरस से होता है, H5N1, encephalitis, it's E, then it is also happened with the virus itself। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन निकला था एडवर्ड जेनर, एंड T तो बस उसको बनाने के लिए बेस्ट, तो इसने भी दिया था, अदरवाइज कुछ है नहीं। M से जो है मम्स, राइट। P से है पोलियो वैक्सीन, जोनस सॉक। Then after comes full form. First HIV, human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. ELISA test, which is enzyme-linked immunosorbent assay. Enzyme-linked immunosorbent assay. Okay. Now comes to the 18th question. BIMSTEC. BIMSTEC full form is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. So Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, which was established in 1997. Secretariat, which is in Dhaka, Bangladesh, right? Maldives के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ी, एंड कैपिटल है माली, राइट, जो विच इज अगेंस्ट इंडिया एंड प्रो चाइना, दैट इज ऑल, राइट। तो बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। सेक्रेटेरिएट है ढाका में है, एंड बिम्स्टेक के पार्ट कंट्रीज हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, राइट। थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, राइट। सो दीज आर दी हाउ मेनी कंट्रीज? दीज आर दी 4 5 6 7 कंट्रीज, राइट। अब क्या हुआ, पहले बिम्स्ट था, फिर एन नेपाल, फिर प्लस भूटान, राइट। बिम्स्ट एंड बी, दिस इज हाउ वी कैन लर्न इट, राइट। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, established इन आसियान was established in 1967, जो कि छुप गया है, एंड इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, एंड ये established हुआ था 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में, राइट, आसियान। So basically it's one of the power organization, okay, this power organization, and really they have contributed a lot in the GDP of the whole world actually. So now comes to the SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, established in 1985, Dhaka, Bangladesh, and headquarter Kathmandu, Nepal. Members जो है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, and Sri Lanka. Basically all the neighboring countries are part of it. So South Asian Association for Regional Cooperation. Okay, except China. This we have to remember. Then comes uh, so here are how many countries? 4, 5, 6, 7, 8. 8 countries are there in SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, which was established in 1985, and its headquarters in headquarters in Kathmandu, Nepal, and Dhaka, Bangladesh में established हुआ था, right? Now comes to the question number 19, national income. So it is NNP at NNP as factor cost, right? So national income ये macro economic का part है, right? So India जो है, like for example, final value of goods and services produced within the boundary is called GDP. बाउंड्री का जो है इंडिया में टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसके अंडर में इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल पीपल और फॉरेन पीपल, इस बाउंड्री के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम GDP में डालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ओनली नेशनल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज, जो कि इंडियन पीपल हैं वो अगर बाहर भी हैं, राइट, तो उनका भी जो इनकम होगा प्रोड्यूस जो गुड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी इंक्लूड होगा, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। नाउ कम्स टू द ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट। Gross minus depreciation is equals to net. So GDP minus depreciation becomes NDP, net domestic product. So GNP minus depreciation is NNP, net national product, right?
all the above mentioned things held on the market price, the price at which the consumer get the product or service, right? This is the market price, जो कि फैक्टर कॉस्ट प्लस उसका जो कॉस्ट होता है, जो मेहनत लगी है बनाने में, वो भी कुछ ऐड करके तब जाकर मार्केट प्राइस बनता है। और जितना ही बताया ये सब मार्केट प्राइस पे ही आता है, राइट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑल दीज कॉस्ट आर कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, राइट? रेंट हुआ, वेज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ये जितने भी है इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, राइट? फैक्टर कॉस्ट जो होता है इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? फैक्टर कॉस्ट कैसे हम निकाल सकते हैं? मार्केट प्राइस तो है ही, राइट? माइनस उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जितने भी होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो उन दोनों को माइनस करने के बाद मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट को निकाल सकते हैं, राइट? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी market price minus net indirect tax. So this is what it's all about, right? Now the question number 20, Battle of Panipat. First Battle of Panipat in 1526. किसके द्वारा लड़ा गया था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। एंड बाबर जो था मुगल सल्तनत स्टैब्लिश्ड, राइट? इन्होंने मुगल सल्तनत को स्टैब्लिश किया था। सेकंड बैटल इन 1556, अकबर वर्सेस हेमू। तो अकबर बेसिकली बैरम खान, है ना? बैरम खान इनके जो लड़ाकू थे बैरम खान थे अकबर के। सेकंड बैटल 1556 में हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू। थर्ड बैटल जो हुआ था पानीपत का 1761 में, मराठा फोर्सेस वर्सेस अफगान फोर्सेस, लेड बाय अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लेड किया गया था, अफगान फोर्सेस जीत गए थे, ठीक है? देन कम्स बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन द ईयर 1576, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर फोर्स लेड बाय राजा मानसिंह। देन अकबर ओरिजिनल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 21, हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज इन हेग। आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेग में, राइट? ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लर्न करना है। यूनेस्को, ओके, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, डब्ल्यूएमओ जेनेवा में है, आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक जो है वाशिंगटन डीसी में है, एस्टैब्लिश इन 1944 ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ओके? तो वर्ल्ड बैंक ओल्ड नेम जो है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर जो है लियोन फ्रांस में है, राइट? लियोन फ्रांस में। सो हमें पता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन जेनेवा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को स्टैब्लिश किया था 1944 में ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में, राइट? So now comes to the question number 22. Maximum strength of the members of the Lok Sabha answers at present 550 and old was 552. टू कहाँ चले गए? बेसिकली क्या हुआ? लेट मी टेल यू। लोकसभा में हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इन दी 7 अप्रैल 1952। फर्स्ट मीटिंग इस लोकसभा का हुआ था 13 मई 1952, 13 मई 1952 में पहली मीटिंग हुई थी और कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 17 अप्रैल 1952। लोकसभा का आर्टिकल देखा जाए तो 81 है, आर्टिकल 81, एंड यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट के थ्रू होता है, राइट? टेकन फ्रॉम यूके, क्या होता है? इलेक्शन होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट, राइट? इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर अदर नेम होते हैं, इसके अदर नेम क्या है? लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल है। इसका जो टेन्योर है 5 साल है, एक्सटेंड टू 1 ईयर इन केस ऑफ इमरजेंसी, 1 year at a time, and 12 members nominated by the president in Rajya Sabha. Now, why I was holding down that these two, earlier it was 552 maximum strength, right? But now it is 550. Why? Because according to the 104th Constitutional Amendment Act, now 2 Anglo-Indians are not nominated, right? वो जो earlier 2 होते थे अब 2 नहीं होते। इस एक्ट के थ्रू, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2 एंग्लो इंडियंस को अब नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। दस द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 550 एंड 530 फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूटीज। सो वो खारिज कर दिया गया है दोनों को, राइट? नाउ अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। खालसा पंथ established by Guru Gobind Singh, okay? So he was the 10th guru, last guru, year 1699, right? A warrior class and Baisakhi celebrated in this, right? Baisakhi celebrate होता है। Note gurus, right? So Guru Nanak Dev Ji, first Sikh Guru, birth celebrated as Guru Parab, right? Guru Tegh Bahadur killed by Aurangzeb, 9th Sikh Guru. Guru Hargobind Ji established Akal Takht, 6th Guru. Guru Arjan Dev killed by Jahangir. गुरु ग्रंथ साहिब की रचना शुरू की कराई इन्होंने। गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई इन्होंने, राइट? किसने? गुरु अर्जन देव ने। गोल्ड प्लांटिंग बाय महाराजा रंजीत सिंह, बिलोंग टू शुक्राचार्य मिस्त्री, साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 with Britishers, make Satluj river boundary, right? So this was all about these gurus. Now let us stop here, okay? And we will continue from question number 24. Okay, bye, good evening.